चाय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शहर की दो बड़ी शख्सियत। एक है विख्यात चित्रकार शैल चोयल और साथ में है प्रख्यात रंगकर्मी लईक हुसैन। शैल भाई, वापस बात करते हैं कोविड-19 की। ये एक ऐसा वायरस आया जिसने पूरी दुनिया में तबाही मचाई और कला संसार में शायद ज़्यादा तबाही मचाई। लगभग 1.5 साल हो गया है। बताएं कि दृश्य कलाओं की, ख़ास तौर पर चित्रकला की, कोविड-19 के बाद से क्या स्थिति है, और अगर स्थिति अच्छी नहीं है तो आपकी नज़र में कब सुधरेगी? देखिए, जितनी भी दृश्य कलाएं हैं उनके ऊपर वैसा का वैसा असर हुआ है जैसा कि दूसरे और विधाओं पर हुआ है। चाहे परफॉर्मिंग आर्ट्स हो, चाहे विजुअल आर्ट्स हो, सबकी स्थिति तो बहुत दयनीय है। और साथ में शासन का तो ध्यान बिल्कुल भी नहीं है कि किस तरह से इस क्षेत्र में सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं। इसका तो आपको वैसे ही अंदाज़ हो जाएगा कि हमारे राष्ट्रीय बजट में भी जो है कल्चर के लिए जो बजट रखा गया है वो बजट जो है इतना नाकाफ़ी है, और ऊपर से कोविड का आ जाना, यह तो बहुत ही भयावह हुआ है। अब देखिए कि पूरे संसार भर के अंदर, बल्कि पश्चिमी देशों की बात करूं तो जर्मनी ने कलाकारों के लिए, परफॉर्मिंग आर्ट्स के और विजुअल आर्ट्स के लोगों के लिए, कलाकारों के लिए, सृजनकर्ताओं के लिए अलग से बजट तैयार किया। और इतना बजट तैयार किया कि भारतीय कलाकार तो कल्पना ही नहीं कर सकते। मैं फिगर इसलिए नहीं बताऊंगा, हालांकि फिगर का मुझे आइडिया है, लेकिन वो इसलिए नहीं बताऊंगा कि भारत के बारे में सोचकर हम बहुत शर्म से डूब जाएं। क्योंकि यहाँ पर हम संस्कृति की बातें तो बहुत करते हैं कि हम सुसंस्कृत हैं और संस्कृति की रक्षा करने वाले हैं, लेकिन संस्कृति के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये एक चर्चा का विषय है। शैल भाई, थोड़ा सा ये भी बताएं कि स्थिति अच्छी नहीं, ये तो हम सब जानते हैं, आपने भी इसका जिक्र किया। क्या लगता है, ये स्थिति धीरे धीरे भविष्य में ठीक होने की ओर बढ़ रही है, या लगता है कि आने वाले 1-2 साल तक कला और कला का जो वर्तमान है वो वैसा ही उसका भविष्य होगा? देखिए, ये तो प्रकृति का नियम है कि तूफान आता है तो उसके बाद में शांति होती है, और शांति रहती है तो अचानक से तूफान भी आ जाता है जो भयावह होता है। तो जो जीवन में प्रकृति जो रोल अदा करती है वो मानव सभ्यता के साथ में भी हुआ है कि मैं तो कहता हूँ कि आपके शहर में एक दंगा हो जाए, जो हमारे यहाँ आजकल तो बहुत ही कॉमन है, बहुत जल्दी, क्योंकि राजनेता जो चाहते हैं वो हो जाता है। लेकिन एक दंगा हो जाए तो उसका असर 1-1.5 महीने तक, 2 महीने तक तो उस शहर के ऊपर या उस गांव के ऊपर रहता ही है। तो कोविड से जो सिचुएशन हमको फेस करनी पड़ रही है वो प्रॉब्लम तो हमारे हाथ में है ही नहीं, वो विश्व भर उसको फेस कर रहा है। लेकिन मैं पूरा आशान्वित हूँ, क्योंकि भारत में देखिए, आपने मुझे अगर कलाओं की बात करें, दृश्य कलाओं की बात करें, विजुअल आर्ट्स की, पेंटिंग, स्कल्पचर आदि की, तो वहाँ स्थिति और दूसरी कला, प्रेक्षणीय कलाओं से ज़्यादा बेटर है। क्योंकि इसमें कॉमर्स जुड़ गई, देश के अंदर ढेरों गैलरीज खुल गई। म्यूज़ियम तो हमारे यहाँ नहीं बने, क्योंकि म्यूज़ियम की जिम्मेदारी तो सरकार की थी, सरकार ने कभी इस और ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन प्राइवेट आर्ट गैलरीज खूब बनी, और उन्होंने भारतीय कला को विश्व भर में प्रचलित करने की जगह जगह आयोजन किए। मेरे पिता जो है वो कलाकार थे, प्रोफेसर थे आर्ट के, और उन्होंने वर्ल्ड की बेस्ट इंस्टीट्यूशन से डिग्री ली थी। लेकिन वो कल्पना नहीं कर सकते थे कि वो वन मैन शोज़ ले के जापान में, पेरिस में, साउथ फ्रांस में, कान सियोरमन में, वहाँ वो अपने प्रदर्शन कर सकें। जबकि मुझे जो है मौके मिले, क्योंकि समय बदला है, और मुझे पूरी आशा है कि आने वाले समय के अंदर कलाकारों ने जो कुछ भी भुगता है, कुछ की डेथ भी हुई हैं अपने इन प्रॉब्लम्स की वजह से, लेकिन मुझे तो पूरी आशा है कि नहीं, समय वापस लौटेगा। हाँ, हमें सरकार की तरफ देखने की ज़रूरत शायद नहीं पड़ेगी। जो मजबूरी है प्रेक्षणीय कलाओं की, क्योंकि प्रेक्षणीय कलाएं जो है वर्ल्ड भर में, पूरी दुनिया में जो है सरकार की मदद से आगे बढ़ती हैं।
एक अमेरिकन एम्बेसी ने किताब छापी थी जो अचानक से मैं कुछ लाइब्रेरी को शिफ्ट कर रहा था अपने घर में, तो मेरे हाथ में आ गई, आर्ट्स इन अमेरिका। वो 1960 या 65 के बीच में पब्लिश हुई थी। मुझे ताज्जुब होगा कि उस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की तरफ से ये डायरेक्टिव्स दिए गए कि जितनी भी स्टेट्स हैं उनमें आर्ट काउंसिल होना कंपलसरी है, और उन आर्ट काउंसिल्स को अपने यहाँ जल्दी से जल्दी सर्वे करके आर्टिस्ट, चाहे उनकी कैटेगरी बना दें ABCD जो भी है, लेकिन उनको इकोनॉमिक तकलीफ़ें नहीं आनी चाहिए, उनको क्रिएटिव प्रॉब्लम्स जो है उनकी है उनको सॉल्व करना चाहिए। तो वो स्थितियाँ तो भारत में बनते बनते अभी शायद समय लगेगा, क्योंकि हम क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव कंट्री हैं, प्रोग्रेस करते रहेंगे। एक समय आएगा जब हम उतने विकासमय हो जाएंगे तो शायद यहाँ म्यूज़ियम्स बन जाएँ जहाँ पर बच्चों को बचपन से एक्सपोज किया जाए, यहाँ इस तरह के छोटे छोटे थिएटर बन जाएं जहाँ पर बच्चों को शुरू से हमारी लोक कलाओं का, हमारी प्रेक्षणीय कलाओं का ज्ञान दिया जाए, क्योंकि इसकी ज़रूरत तो महसूस सरकार को ही करनी होगी और ख़ास तौर से शिक्षा विभाग को करनी होगी। उनकी ये बड़ी भारी जिम्मेदारी है अगर हमें वास्तव में सुसंस्कृत होना है। और आप ये मान के चलिए कि कैसे भी तूफ़ान आए हों, शांति होगी, और शांति के बाद में वापस से पुनः से सारी सारी कलाएं जो हैं अब जीवंत हो उठेंगी। लेकिन जी आपसे जानना चाहूँगा, थिएटर, रंगकर्म, ये सारी कलाएं ऐसी है जो एक तरह से रंगमंच उसमें आ ही जाता है, शब्दी रंगमंच है, और उसमें लोग आपके सामने बैठते हैं। यूँ मानिए कि थिएटर कोई आदमी अकेले में करे, उसकी कल्पना अपने आप में ही बड़ी डरावनी होती है, यानी एक सीधा श्रोताओं से, दर्शकों से सीधा उसका संवाद जुड़ता है, संप्रेषण होता ही है। और कोविड-19 ने ऐसा भय पैदा कर दिया जहाँ दो व्यक्ति मिलें, इस बात में भी डर लगता है, परिवारजनों से भी मिले इस बात में भी डर लगता है। लिहाजा रंगकर्म होना और रंगकर्म देखने आने वाले लोग आएँ, ये दोनों चीज़ें बहुत शायद दुर्लभ सी हो गई। बताएं कि इस विकट स्थिति में एक तो ये स्थिति रंगकर्मियों के लिए, रंगकर्म के लिए कितनी घातक साबित हुई, और क्या कुछ भविष्य में आप देखते हैं इस दिशा में? देखिए, रंगकर्म की जब बात होती है तो सीधी सी बात यह है कि रंगकर्म तभी हो सकता है जब एक करने वाला हो और एक देखने वाला हो। करने वाला तो ठीक है कि वो उपस्थित हो सकता है, लेकिन देखने वाला नहीं होगा तो रंगकर्म हो ही नहीं सकता, उसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। और वर्तमान स्थिति में, ख़ासकर इस पेंडेमिक में, लोगों का इकट्ठा होना बहुत ही मुश्किल काम है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है प्रस्तुतिपरक कलाओं के लिए और ख़ासकर रंगकर्म के लिए कि एक अकेला आदमी, चाहे वो सोलो परफॉर्मेंस भी करे और वो भी ऑनलाइन करे, तो भी उसको सपोर्ट में 4-5 आदमी चाहिए होते हैं। और आज के ज़माने में 4-5 लोगों का एक साथ एक जगह पर मिलना बहुत ही मुश्किल है। दूसरी बात यह है कि रंगकर्म करने के लिए अभ्यास की या रिहर्सल्स की ज़रूरत है। उसके लिए आप को एक पर्टिकुलर स्थान चाहिए, वो लोग चाहिए जो प्रस्तुति में मदद करेंगे। तो वही बात कि उन लोग का होना बड़ा मुश्किल काम है। रंगकर्म की एक और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि रंगकर्म अकेला अपने आप में जो नहीं हो सकता, क्योंकि रंगकर्म के साथ में बाकी सारी कलाओं को लेकर के चलना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभिनेता अपने आप में कुछ नहीं है, अभिनेता उसका एक हिस्सा प्रस्तुत करता है, हिस्सा है। कॉस्ट्यूम चाहिए, लाइट्स चाहिए, सेट चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, म्यूज़िक चाहिए, और वो स्थान चाहिए जहाँ ये सारी चीज़ें हो सके। जब से कोविड-19 शुरू हुआ है, हमारे ऑडिटोरियम्स बंद हैं। बीच में एक समय ज़रूर हुआ था फरवरी के करीब, जब थोड़ा बहुत ओपन हुआ था, लेकिन वो एक बहुत छोटा पीरियड था जिसमें जो कुछ हो सके। लेकिन उसमें भी एक समस्या ये हुई कि लोगों के पास प्रस्तुतियाँ तैयार नहीं थी, क्योंकि प्रस्तुति तैयार करने के लिए महीना 1.5 महीना चाहिए। वो जो 15-20 दिन का एक ऐसा पीरियड आया था जब आप कर सकते थे, तो प्रस्तुतियाँ नहीं थी। मैं आपको याद दिलाऊं कि हमने भारतीय लोक कला मंडल में पद्मश्री देवीलाल सामर स्मृति नाट्य समारोह का आयोजन करने की सोची, और
हम वो फेस्टिवल करीब 6 दिन का करते थे, जिसमें 6 नाटक होते थे। हर बार हमने 6 दिन का ही किया है। अब यकीन नहीं करेंगे कि मैं लोगों को फ़ोन कर कर के परेशान हो गया, उनसे ये कहता रहा भाई किसी के पास कोई नाटक तैयार है तो बताएं। तो कहते सर थोड़ा सा टाइम देते तो शायद तैयार करते, लेकिन तैयार कैसे करते, क्योंकि इस पेंडेमिक के टाइम में वो सारी चीज़ें उपलब्ध ही नहीं थी, तो प्रस्तुतियाँ नहीं मिली। और उस वजह से हमें अपने पुराने जो नाटक थे वो किसी तरीके से जैसे तैसे करके वो करने पड़े। तो रंगकर्म की तो बहुत ही दयनीय स्थिति, और रंगकर्म ही नहीं, मैं तो कहूँगा कि जितनी प्रस्तुतिपरक कलाएं हैं उनकी बहुत ही दयनीय स्थिति है। क्योंकि चाहे म्यूजिक को ले लीजिए, डांस को ले लीजिए, अगर गाने वाला है तो उसके साथ अकम्पनिस्ट चाहिए, बजाने वाला है तो अकम्पनिस्ट चाहिए, डांसर है तो अकम्पनिस्ट चाहिए। तो प्रस्तुतिपरक कलाएं तो मतलब मैं बता नहीं सकता उनकी क्या सिचुएशन है। हाँ, शैल भाई ने कहा कि दृश्य कलाएं, थोड़ा सा दृश्य कला में एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट है कि आदमी बैठ करके खुद पेंट कर सकता है, इंडिविजुअल अकेले भी कर सकता है। अकेले कर सकता है। लेकिन प्रस्तुतिपरक कलाओं के साथ में ये बिल्कुल भी संभव नहीं है, और संभव नहीं है इसलिए बहुत ही मुश्किल है। अब अगर चीज़ें खुल भी जाती हैं तो कब खुलेंगी, एक तो ये, दूसरा खुल के दोबारा कब बंद हो जाएगी, दोबारा ये भी कब तय बंद हो नहीं। जाएगी, क्योंकि अभी तो थर्ड वेव की बात कर रहे हैं हम, जबकि विदेशों में तो फिफ्थ वेव चल रही है, तो हमारे तो थर्ड वेव की हम बात कर रहे हैं कि अभी बस आप कहते हैं सितंबर में आ जाएगी। अब हम सोचें कि अब कब खुलेगा, और खुलने के बाद में हम कोई प्रस्तुति तैयार करने का सोचें भी, महीना 1.5 महीना में तैयार करके अचानक कोई वेव आ जाएगी, तो वो जो आप उसके पीछे जो सारा का सारा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, जो आप मेहनत कर रहे हैं, वो सारी वेस्ट हो जाएगी। तो ये तो समस्या है। और फोक आर्टिस्ट की तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है, रंगकर्मी की तो है ही, फोक आर्टिस्ट की तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है। क्योंकि फोक आर्टिस्ट का ये है कि बेचारा वो एक तरीके से दिहाड़ी मजदूर है। मैं गलत शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ हो सकता है, लेकिन वो तो बेचारा उसी वक्त वो कुआं खोदता है और पानी पीने वाली कंडीशन है उसकी, उसको रोज़ काम करना है, रोज़ खाना है। परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, खासकर रंगकर्मियों की हालत है कि ना वो फोक आर्टिस्ट है, ना क्लासिकल आर्टिस्ट है, कुछ और है। और कई बार तो अभी तो कई भी ये भी हुआ कि बहुत लोगों ने हो हल्ला किया गवर्नमेंट से ग्रांट मिल जाए, गवर्नमेंट से कुछ मदद मिल जाए। तो अभी स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो उन्होंने 5,000 रुपये पर कुछ अनाउंस किया है, तो वो फोक आर्टिस्ट के लिए किया है। अब रंगकर्मी करें कि हम आर्टिस्ट नहीं हैं, लेकिन उनकी कहीं गिनती शायद आर्टिस्ट में ना हो, वो एक बड़ी समस्या है। तो हालांकि जैसा शैल भाई ने कहा कि हम आशावादी हैं और आशा हमें रखनी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी रंगकर्म की और समस्या ये है कि ये जो है सत्ता विरोधी ही होता है। रंगकर्म की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के एंटी एस्टेब्लिशमेंट होता है, हमेशा उसके अगेंस्ट काम कर रहा होता है। क्योंकि हमारा काम है जागरूकता पैदा करना, हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, हम लोगों में अवेयरनेस लाना चाहते हैं। तो सरकार तो वो अवेयरनेस चाहती नहीं है, कोई भी नहीं चाहता कि हम किसी को जागरूक करें, तो हमारे लिए कौन सोचेगा। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या रंगकर्मियों के साथ में है कि वो कैसे सरवाइव करेंगे, क्या करेंगे। लेकिन क्योंकि रंगकर्मी जो है जुझारू प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, और सबसे दूसरी चीज़ ये है कि वो समन्वयक भी होता है, सारी चीज़ों को जो है लेकर के चलता है साथ में। तो मुझे लगता है कि कोई जुझारू प्रवृत्ति का होता है और सारी चीज़ों को साथ में लेकर चलता है, तो जब भी सिचुएशन ठीक होगी रंगकर्मी फिर से जो है उठेगा और कुछ ना कुछ करेगा। शैल जी, आपसे जानना चाहूँगा कि कला या कलाकार, इनका अर्थ से परोक्ष या अपरोक्ष रिश्ता तो होता ही है। जो भी आदमी कलाधर्मी है उसे भी अपना पेट पालना है, एक जीवन जीना है, अपना परिवार भी पालना है, लिहाजा उसे भी कला के ज़रिए ही सही अर्थोपार्जन करना है। और अर्थोपार्जन को लेकर बहुत सारी दिक्कतें बीते समय में आई हैं। उसमें एक दिक्कत ये आई है कि हम लोग सीधे प्रस्तुतिकरण के बजाय तकनीक पर शिफ्ट हो गए। यानी अब कुछ चीज़ें हो रही है, एक व्यक्ति जाकर कोई प्रस्तुति देता है तो हो सकता है टिकट देकर लोग आएँ, उससे उसका जीविकोपार्जन हो, लेकिन अब आप उसको ऑनलाइन कर रहे हैं। कोई प्रेजेंटेशन भी कर रहे हैं तो ऑनलाइन कर रहे हैं। चित्रकार भी पहले अपनी प्रदर्शनी कर रहा है तो हो सकता है वो किसी कला दीर्घम हो, अब उसको वो ऑनलाइन कर रहा है। तो ये ऑनलाइन आने से हो सकता है कि आपको 2 आदमी 4 आदमी देख लें, लेकिन उससे पैसे तो नहीं मिलते। लिहाजा बताएं कि तकनीक का आना
कला और कलाकार के लिए अर्थोपार्जन में कितनी दिक्कतें पैदा कर रहा है? देखिए, दिक्कतें तो सबको नज़र आ रही हैं, बहुत स्पष्ट हैं, लेकिन ख़ास तौर से विजुअल आर्ट्स के अंदर कलाकारों की कुछ कैटेगरीज बन गई है जो कमर्शियल गैलरीज ने गढ़ दी। कुछ कलाकार हैं जो बहुत महंगे बिकते हैं, कुछ कलाकार जो है, मेरे जैसे कलाकार जो है वो 3 लाख 4 लाख में हमारी एक पेंटिंग जाती है, और जो ऊपर के कलाकार है वो 10 लाख से लेकर करोड़ 1.5 करोड़ तक भी जाते हैं, और ऐसे कलाकार भी हैं जो 3,000 रुपये में पेंटिंग बेचते हैं। तो अभी इस कोविड के समय में जितनी ऑनलाइन प्रदर्शनियाँ की जा रही हैं, उनसे जो कलाकार सस्ते में बेच लेते हैं सर्वाइवल के लिए, वो उनमें से कुछ लोग सर्वाइव कर पा रहे हैं, क्योंकि इससे कॉमर्स जुड़ी हुई है। गैलरीज अपने एफर्ट करती हैं, बार बार कोई भी इंटरेस्ट दिखाता है। तो जैसे आजकल मोबाइल पे होता है कि आप अगर एक प्रोडक्ट देख रहे हो तो आप फ़ोन जो ही बंद करते हैं तो आपके पास में 10 उसके एडवर्टाइजमेंट और आ जाते हैं फटाफट। तो ये गैलरीज एफर्ट कर रही हैं इस तरह से ऑनलाइन उसके द्वारा। तो कुछ तो हो रहा है, इतना बुरा हाल नहीं है, लेकिन जो हमारे जैसे या हमसे जो सीनियर हैं और जो ज़्यादा महंगे बिकते हैं, उनके तो बिल्कुल ऑलमोस्ट फुल स्टॉप है। मेरी आज करीबन 1.5 साल से एक भी पेंटिंग नहीं बिकी, कोविड-19 के बाद सीमा। लेकिन बस थोड़ा सा ये हम भाग्यशाली इसलिए हैं, ये वो जो कलाकार जो थोड़े से उचित कीमत में बेचते थे, उनके पास में कुछ ऐसा रिजर्व फंड, हालांकि सबके सब फन्नेखा होते हैं कलाकार, आते ही पैसे खर्च करने की ही पहले सोचते हैं, लेकिन जो कुछ भी थोड़ा बहुत था उससे इस पीरियड के अंदर सर्वाइव कर गए। और बहुत सारे कलाकार मेंटली बहुत परेशान हुए हैं, और आप समझिए कि साइकिक हो गए हैं। लेकिन स्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं हैं। कुछ सर्वाइव कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास रिजर्व था, कुछ सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं और मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो गए हैं, जो कुछ सेव नहीं कर पाए, और कुछ जो बहुत कम कीमत के अंदर बेच लेते हैं। आप देखिए, एक पेंटिंग में लागत ही 2,500-3 हज़ार की हो जाती। अब वो बेचारा कलाकार अगर वो 5 से 8 हज़ार रुपये में उसे बेचता है, तो ख़रीदार भी जानता है कि इसकी कॉस्ट क्या है, उसके लिए थ्रो अवे प्राइस है। तो इस तरह से एक तबका है जो ख़रीदता है, जिनके पास में पैसा है, ख़ास तौर से बिजनेस वर्ल्ड के जो लोग हैं वो ख़रीद रहे हैं। तो कुछ काम चल रहा है, लेकिन सब आशावादी हैं, सब आशा के साथ बैठे हुए हैं। शैल जी, आपकी बात का ये अर्थ लगाऊं कि तकनीक ने कलाकारों की बहुत ज़्यादा अर्थोपार्जन में मदद नहीं की है? नहीं। लेकिन जी, यही प्रश्न आपसे पूछूंगा कि क्या तकनीक जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसी भी कला के लिए कलाकार का पेट भरने का माध्यम बनने में सहभागी हुई या नहीं? देखिए, अभी तक तो ऐसा लगता नहीं कि सहभागी हुई है। बहुत लोगों ने वेबिनार्स का आयोजन किया है, बहुत लोगों ने ऑनलाइन फेस्टिवल्स करने की कोशिश की है, लेकिन समस्या ये है कि मोबाइल पर किसी चीज़ को देखना या लैपटॉप पे देखना या आईपैड पर देखना और सामने अपनी खुली आँखों से देखना में बहुत फ़र्क होता है। वो इफ़ेक्ट या वो इम्पैक्ट नहीं हो पाता जो आपको तकनीक से मिलता है। दूसरी चीज़ ये है कि अब तकनीक पे आने के लिए भी प्रस्तुतिपरक कलाओं को बहुत सारे एफर्ट करने की ज़रूरत है जो नहीं हो रहे हैं, और तकनीक पे आने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। अभी किसके पास इतना पैसा है? सर्वाइवल की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो किसके पास इतना पैसा है कि वो उसको रिकॉर्ड करेगा या उस क्वालिटी में रिकॉर्ड करेगा और रिकॉर्ड करके ऑनलाइन दिखाएगा। अभी मैं आपको बताता हूँ, मैंने अभी 2 प्रस्तुतियाँ अभी ऑनलाइन डाली, क्योंकि मेरा बेटा यहाँ आया हुआ था, तो मैंने कहा बेटा घर में बैठे बैठे बोर हो गए तो कुछ करते हैं। पाथल पीथल हमने किया। अब ये यकीन नहीं करेंगे, हमने कर तो दिया उसको,
लेकिन उसको रिकॉर्ड करने में, उसको एडिट करने में, उसकी कॉस्ट्यूम अरेंज करने में, उसकी रिहर्सल करने में, क्योंकि हालांकि सब कुछ घर पर किया, रिकॉर्ड जो है वो एक किसी के घर में किया और एक कहीं वहाँ जंगल में जा कर के किया, लेकिन वो सारा करने में 50,000 रुपीज़ खर्च हो गया, मिला क्या? कुछ नहीं। ऐसी हमने एक ब्रहलला करके प्रस्तुति की, वो हमने घर में स्टूडियो बनाया, बाकायदा लाइट लगाई, सेट लगाया, म्यूज़िक अरेंज किया, महीने भर उसकी रिहर्सल की, मिला क्या? 400 व्यूवर्स, एक पैसा नहीं मिला। लेकिन उसकी क्वालिटी बनाने के, और फिर भी लोग कहते थे कि साहब इसमें साउंड की प्रॉब्लम आ रही है जी। हाँ। साहब, इसमें वो कैमरा जो है ऐसा होता तो ज़्यादा अच्छा, जो कमेंट्स आ रहे हैं। अरे भाई, आप ये देखिए कि हमने करने की कोशिश तो की, उससे कोई मतलब नहीं है। तो नेचुरली तकनीक का हम इस्तेमाल तब कर सकते हैं जब हमारे पास पैसा हो, साधन संपन्न हो। तो हम तो अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, सर्वाइवल की प्रॉब्लम है, तो साधन संपन्न होना तो बहुत मुश्किल काम है। तो अर्निंग्स तो अभी कुछ भी नहीं है, बल्कि अगर हम करने जाएंगे तो हमारा एक्सपेंडिचर ही होगा। तो वो सबसे बड़ी समस्या हो रही है। और व्यूअर्स है नहीं। व्यूअर्स इसलिए नहीं है कि अभी इस तकनीक में आपके सामने घर बैठे वेब सीरीज आ रही हैं, पुरानी फिल्में जो है आपको घर बैठे देखने को मिल रही हैं। थिएटर की पहले यही प्रॉब्लम हो रही थी कि लोग क्यों कमाना लगे थे ऑडिटोरियम में, क्यों उनको घर बैठे वो सारी चीज़ें देखने को मिल रही थी। देखिए, मैं एक चीज़ सीधी सीधी इकोनॉमिक्स है कि आदमी घर से अगर निकलता है किसी एक प्रस्तुति को देखने के लिए, तो पहली बात तो समय, उसको टाइम मैनेजमेंट करना है कि कब कैसे मैनेज करेगा। दूसरा, घर से निकलता है तो उसको अपना जो कन्वेंस है, चाहे पेट्रोल है या चाहे डीजल है, जो भी है वो खर्च करना है, या टैक्सी खर्च करनी है ना। डिस्टेंसेस बहुत है और जो है वो कन्वेंस भी बहुत ज़्यादा सस्ता नहीं है, वो हो गया। फिर वो प्रस्तुति देख करके जब बाहर निकलता है तो शाम को घर लौटते लौटते, अगर मान लीजिए 2 व्यक्ति भी हैं, वाइफ साथ में है, तो कहेगी अब रात हो गई, खाना कहाँ जा कर के बनाएंगे, टाइम निकल जाएगा, चलिए कुछ खा लेते हैं। तो जो एक्सपेंसेस हैं उसके, मतलब मान के चलिए कि 500 रुपये तो मिनिमम खर्च हो ही गए उसके। और फिर वो कहता है यार मज़ा नहीं आया यार, उसने वो प्रस्तुति में वो सारी बातें, ऐसा हो गया वैसा हो गया। वो प्रस्तुति की बात नहीं कर रहे, उसने कितने एफर्ट किए, वो मज़ा नहीं आया यार, इससे तो घर बैठ के देख लेते यार, वो ज़्यादा अच्छा था। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये तकनीक अपनी जगह ठीक है, लेकिन तकनीक वहाँ ठीक है जहाँ आप साधन संपन्न है। जहाँ आपके पास साधन नहीं है, जहाँ आपको सर्वाइवल की प्रॉब्लम है, वहाँ ये आपको मदद नहीं कर सकती। लईक हुसैन जी और शैल चोयल जी कुछ बातें और करेंगे। एक गीत और सुनवाते हैं लिसनर्स को। ये रेडियो लेक सिटी है, चाय पे चर्चा में जुटे हैं आज चित्रकार शैल चोयल और रंगकर्मी लईक हुसैन। शैल जी, स्थितियाँ अच्छी नहीं है, लेकिन जैसा कि कार्यक्रम के शुरू में भी जिक्र हो रहा था कि आशावादी, आशा ही मनुष्य का एक तरह से प्रतीक है और आशा ही कला का भी प्रतीक है, लिहाजा आशावादी तो हम सब हैं। बताएं कि ये संकट का समय कब निकलेगा और कब आशा के बादल हम पर बरसेंगे और कब कला जो है वो वापस एक तरह से मॉनसून मयूर की तरह नाचेगी। ये संकट का समय कब गुजरेगा तो साइंटिस्ट बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता। लेकिन ये है कि कलाकार देखिए इस पूरे पीरियड के अंदर, इस पूरे समय काल के अंदर अपना अपना सृजन घर पे करते ही रहे हैं, क्योंकि इतनी सुविधाएं आज के समय में कलाकार जुटा पा रहे थे। एक ज़माना था जब वान गॉग जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय कलाकार जो है, उनके पास ब्रश और रंग के पैसे नहीं हुआ करते थे और आर्थिक समस्याओं के कारण अवसाद में मृत्यु हुई। लेकिन ये स्थितियाँ हमारी जनरेशन के लोगों ने नहीं भुगती, मेरे से पहले की जनरेशन ने भुगती हैं। मुझे पता है कि आज एक कलाकार हैं, कलाकार थे जिनका नाम है गाय तोंडे, देश के बड़े सुप्रसिद्ध कलाकार। बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं, मैं आपको 87-88 की बात कर रहा हूँ, 1988 में
कि उदयपुर में हमारी एक संस्था थी आज के नाम से, उसमें एक हमने ऑल इंडिया कंपटीशन कराया था और मैं वो सारी पेंटिंग्स को बांध कर, छोटी मिनीचर फॉर्मेट में थी, तो सारे इकट्ठी करके और उनके घर में पहुंच गया एक दोस्त के साथ में कि गायतोंडे जी ये जजमेंट करना है आपको, बिना किसी सूचना के। तो एक वो भाईचारा तो ऐसा था कि वो कोई फॉर्मल नहीं कि साहब आप अपॉइंटमेंट लेके नहीं आए कि नहीं आए, लेकिन उनके मकान में पहली बार गया था क्योंकि मेरा दोस्त जानता था उनका घर को। अब देखिए कि एक 12 बाई 12 का 12 भी नहीं 10 बाई 12 का कमरा होगा जिसको वहाँ दिल्ली में बरसाती कहते हैं। उस वक्त उनकी उम्र रही होगी मेरे ख्याल से 58 के आसपास, 58-60 के आसपास। अब देखिए उनके पास गैस का चूल्हा नहीं था, स्टोव था जिस पे वो अपना चावल बनाते थे, सब सब्जी बनाते थे। और कमरे के अंदर झांकने के बाद में, क्योंकि मैं यहाँ पर पढ़ा रहा था तो सुविधाएं तो थी, मकान वकान भी मैं बना चुका था, तो मुझे तो ऐसी अंदर अपने आप से गणना हुई कि हम तो मज़े कर रहे हैं और इस स्तर का कलाकार देखो कितनी बुरी स्थितियों के अंदर जी रहा है। अगर उन स्थितियों को हम देखें और आज की स्थितियों को देखें, हमारी जनरेशन जो है उसमें बहुत बड़ा बदलाव आया। और ख़ास तौर से जब कांग्रेस गवर्नमेंट में राजीव गांधी और नरसिंह राव का समय आया था, उस टाइम से चीज़ें खुली थीं, कंप्यूटर खुले, हम लोग मेल करने लगे, इंटरनेशनली हमारे कॉन्टैक्ट्स हुए, सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना हुई, सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना हुई, तो हलचल काफ़ी हुई देश के अंदर संस्कृति के क्षेत्र में, और गैलरीज बहुत तेज़ी से खुली। आप देखिए जब मैंने पहली बार दिल्ली में शो किया था तब दिल्ली में 3 गैलरी थी, बम्बई में 3 गैलरी थी, और आज जो है दिल्ली के अंदर करीबन 80 गैलरी हैं और बम्बई के अंदर 100 से ऊपर गैलरीज हैं। कलकत्ता में 1 गैलरी थी, आज वहाँ पर 20-25 गैलरी हैं। मद्रास के अंदर 1 गैलरी थी, आज करीबन 40-50 है। बेंगलोर, ये देखिए जयपुर जैसे शहर में 3-3 गैलरीज हैं, आज उदयपुर में 3-4 गैलरीज हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ, प्राइवेट सेक्टर ने जब इसमें इंट्रोड्यूस किया अपने आप को, तो फिर जो है कलाकारों की स्थिति, मेरी जनरेशन के लोग जो थे वो इस लेवल पर एस्टेब्लिश जरूर हो गए कि ऐसी कैलेमिटी आएगी तो 8-10 महीने गुजार लेंगे, बरसाती में नहीं रहना पड़ेगा। क्योंकि अभी जो मेरी जनरेशन के कलाकार हैं वो मैंने आपको बतलाया कि उनमें से कई ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने पैसा इतना बचा लिया था कि वो इस पेंडेमिक को फेस कर पाए, वरना उस लेवल के कलाकारों का कुछ नहीं बिक रहा है, कहीं भी कुछ भी नहीं, उनको किसी भी तरह की हेल्प नहीं मिल रही है। और यहाँ तक कि हम लोग, ये बड़ी कॉमन प्रथा थी कि इंडिया में आर्ट कैंप्स बहुत हुआ करते थे, और आर्ट कैंप में जाने के पीछे हमारी रुचि केवल इसलिए हुआ करती थी कि दोस्तों से मिलेंगे, पूरे देश के दोस्त आएंगे, एक आदान प्रदान होगा, टेक्निक एक्सचेंज करेंगे, प्रॉब्लम्स शेयर करेंगे। वो सारा का सारा इस पेंडेमिक में बंद हुआ। तो मानसिक रूप से तो सब के सब कलाकार तकलीफ़ पा रहे हैं, आर्थिक रूप से एक श्रेणी के कलाकार सरवाइव कर पा रहे हैं, और दूसरे इसलिए सरवाइव कर रहे हैं कि उनके पास कुछ उन्होंने बचा लिया था। बाकी आगे की स्थिति अगर ये कंटिन्यू कर गई तो शायद भयावह होगी। लहिक जी, कला और उसके साथ सरकारों का या सरकारी पैसे का गठबंधन, ये एक विवाद का, चर्चा का विषय हमेशा से रहा है जी। क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब सब चीज़ों का प्राइवेटाइजेशन इस देश में भी शुरू हुआ है जी। और पूरी दुनिया में भी ग्लोबलाइजेशन भी जिसे मानी है, कि ऐसे में जब सब चीज़ों से सरकारी संरक्षण हट रहा है, शिक्षा का भी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, बहुत सारी चीज़ों का हो रहा है, हो भी चुका है, तो कलाओं को सरकारी संरक्षण की कहाँ ज़रूरत है। कला अपने स्तर पर अपना कार्य करे और अपने जो प्राइवेटाइजेशन के हिसाब से जितना भी कलाकार जैसे कमा पाते हैं। और यूँ देखा जाए तो कई मामलों में ज़मीनी हकीकत भी यही रही, ख़ास तौर पर हमारे लोक कलाकार, या यूँ माने कि जो हमारे लोक गायक हैं वो समाज में, गांव में रहे और वहीं पर अपनी प्रस्तुतियां आयोजनों में देकर कमाते रहे, सरकार पर वे निर्भर रहे भी नहीं और सरकारी संरक्षण वहाँ तक पहुँचा भी नहीं जी। तो ये बताएं कि कला को सरकारी संरक्षण, कलाकारों को सरकारी संरक्षण, ये कितना आवश्यक था, है और रहेगा। देखिए, दोनों ही चीज़ें हैं।
हमारे यहाँ परंपरा रही है, जब राजा महाराजा थे तो कलाओं को प्रश्रय दिया जाता था। बाकायदा गुणीजन खाने हुआ करते थे। अगर मैं जयपुर की बात करूं, या अकबर के जो नौरत्न हुआ करते थे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुआ करती थी। जो उससे एक फ़ायदा ये था कि कलाकार निर्भीक होकर के अपनी कला की साधना करता था। उसको ये चिंता नहीं होती थी कि मैं अपने ब्रेड एंड बटर कहाँ से अरेंज करूँगा। तो जो कलाकार के दिमाग से ये बातें निकल जाती है कि मैं अपना रोज़ी रोटी कहाँ से अरेंज करूँगा, तो वो एक्सपेरिमेंट करता है। वो बग़ैर किसी दूसरी चीज़ों की चिंता किए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करता रहता है, और वो एक्सपेरिमेंट कारगर होते हैं। लेकिन जो कलाकार अपनी कला साधना को लोगों के सामने प्रस्तुति इसलिए करता है कि मुझे इससे ब्रेड एंड बटर मिलनी है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि उस कला में निखार बहुत कम हो पाता है, क्योंकि उसको चिंता ही ये है कि मुझे ब्रेड एंड बटर लाना है। अब आप देखिए कि पपेटियर्स की बात कर रहा हूँ मैं। हमारे राजस्थान में धागा पुतली पहले ज़बरदस्त हुआ करती थी, और धागा पुतली के कलाकार जो थे वो अलग अलग नाटक बनाया करते थे। नेचुरल नाटक बनाने के लिए उनको धन की आवश्यकता होती थी, बहुत सारी पपेट्स बनानी होती थी, बहुत सारे लोग होते थे। लेकिन होता क्या था कि पहले कम्युनिटी सपोर्ट करती थी, समाज सपोर्ट किया करता था, समाज में प्रस्तुतियां होती थी, वो किसी से टिकट नहीं लेता था। लेकिन जिस भी गांव में जाता था, जिस भी समाज में जाता था, वो समाज उसको सामग्री के तौर पर या कैश के तौर पर इतना दे देता था कि वो आराम से सरवाइव करता था, और उसको ये चिंता नहीं रहती थी कि मैं आगे क्या मिलूंगा। उसको ये लगता मैं जाऊंगा किसी भी गांव में तो मुझे कुछ मिल जाएगा। और गौरी इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। सर्वश्रेष्ठ कम्युनिटी है, कम्युनिटी ही तो करिए, पूरा का पूरा गांव जो है गौरी में लग जाता है, और उनको ये चिंता नहीं होती कि 40 दिन हमारे परिवार को खाने को कौन देगा, वो हो जाता है। तो पपेट्स के साथ भी वही था। अब क्या हुआ, वो पपेट धीरे धीरे जब बंद हुआ तो पपेटियर्स की कंडीशन ये है कि वो 4-5 तरह की पपेट बनाते हैं, लेकिन वो नचाने के लिए नहीं बनाते, वो बेचने के लिए बनाते। और लोग खरीदते इसलिए कि घर में चलो एक थोड़ा सा डेकोरेटिव पीस उनको मिल गया है कि घर में जाके, और वो कितने के बनाते, कहीं से वो पेड़ का छोटा सा टहनी तोड़ लाएंगे, या कहीं पड़ी हुई मिल जाएगी, किसी संडे मार्केट में हाट बाज़ार में जाएंगे, पुराने कपड़े ले आएंगे और उसको पपेट बना देंगे। अब यकीन करिए कि वो ये सुखाड़िया सर्किल पे जो है वो पपेटियर बेचारे जो हाथी घोड़े बना करके बेच रहे हैं, और 100-200 रुपये का घोड़ा, अरे दिन भर में बना के एक घोड़ा बना रहा है वो, और 100 रुपये का बेच रहा है। तो मेटेरियल मिला करके 100 रुपये का बेच रहा है, तो उसको बचा क्या। तो ये सारी समस्याएं उसकी हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर कला को साधना करने के बाद अगर फ्लरिश करना है और कला में आगे बढ़ना है और कला में वाकई गुणवत्ता लानी है, तो कलाकार को रोजी रोटी की चिंता से तो मुक्त होना ही चाहिए, और उसके लिए प्रेशर की आवश्यकता है। हाँ, ये बात दूसरी कि आप पूरी तरह कॉमर्शियल हो जाए। अब समस्या ये कि कॉमर्शियल आर्ट को बहुत सारे लोग आर्ट ही नहीं मानते। सबकी नहीं कह रहा मैं, बहुत सारे लोगों की कह रहा हूँ, ये तो कॉमर्शियल है यार। तो ये भी समस्या है। तो दोनों ही, मुझे लगता है कि दोनों चीज़ों की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे अब लंगा मांगड़ियार की मैं बात करूं, लंगास जो थे वो सिंधी सिपाहियों के लिए गाते थे, पूरी कम्युनिटी के लिए गाते थे। लेकिन जैसे प्रेशर ख़त्म हुआ तो होटल्स में गाने लगे, शादी ब्याहों में, दूसरी कम्युनिटी की शादी ब्याहों में गाने लगे, तो काम चल रहा था। लेकिन समस्या क्या हुई कि वो जो 16 संस्कार उस कम्युनिटी के लिए करते थे, वो 16 संस्कार मतलब उनके बिना उनके घरों में कोई भी काम नहीं होता था, और हर संस्कार के गीत होते थे, वो गीत तो खत्म हो गए। अब वो 10-15 तरह के गीत ही गाते हैं सिर्फ। आपको जो है निबूड़ा मिल जाएगा, आपको हिचकी मिल जाएगा, आपको गोरबंद मिल जाएगा, बाकी गाने कहाँ है, वो कुर्जा कहाँ गया, और वो बहुत पता नहीं कितने गीत होते थे। बालोचन जब मैंने शुरू में जब मैं जोनल सेंटर में आया था, तो किसी एक कलाकार ने कहा कि साहब 2000 गीत तो मुझे याद है। मैं बड़ा अचंभित हुआ था कि उसको 2000 गीत याद है।
आज के किसी कलाकार से पूछता हूँ तो 5-6 गीत तो याद है सर। मेरी स्वयं गौरी देवी जी से बात हुई, वो कह रही थी मुझे 4000 गाने तो कंठस्थ हैं। बताइए आप, तो ये सारी समस्याएं तो तब होंगी ना। आदमी जो चीज़ बिकेगी उसको याद रख लेगा, जो चीज़ नहीं बिकेगी उसको पता है तो उसको भूल जाएगा, तो कला तो ख़त्म होगी ना साहब। तो मुझे लगता है प्रेशर की कहीं ना कहीं तो आवश्यकता है, चाहे वो समाज दे, चाहे सरकार दे, चाहे इंडस्ट्रीज दे, कॉरपोरेट सेक्टर दे। प्रेशर की आवश्यकता तो है कलाओं को, और खासकर प्रस्तुति वाला कलाओं को, ये मेरा मानना है। जी शैल जी। ये बड़ा जोरदार आपने प्रश्न पूछा कि कलाकार को प्रेशर की आवश्यकता है। देखिए, अंग्रेज़ों के आने तक, अंग्रेज़ों के आने के बाद में, उनके हाथ में राज आने के बाद में स्थितियां बहुत बदली, पर इससे पहले या तो राजाश्रय था या हमारे लोक, हमारी पब्लिक समाज का था। अंग्रेज़ों के समय में ये बिखर गया सारा का सारा, क्योंकि अंग्रेज अपने एक ख़ास नीति के साथ में अपने रूल करने आए थे, वो एक्सप्लॉइट करने आए थे। पर देश आज़ाद होने के बाद में नेहरूवियन पीरियड के अंदर देखिए, देश के अंदर बड़े बड़े हाउसेस जो थे, जो राजा महाराजाओं के, उनको म्यूजियम्स बनाया गया जी। और यहाँ प्रेक्षागृह बनाए गए जगह जगह। और जहाँ भी स्टेट्स में भी जहाँ भी मदद की ज़रूरत होती थी, मुझे पता है भारतीय लोक कला मंडल में सामर साहब के साथ में कई बार इंटरेक्शन हुआ है हमारा, कि किस तरह से सुखड़े जी ने मदद की ये ज़मीन देने में, ये करने में। एक झोपड़ी में चलता था पहले, ये मीरा गर्ल्स कॉलेज के साइड में एक लंबी सी झोपड़ी, जो अभी पीडब्ल्यूडी का ऑफिस है, वहाँ कला मंडल रहा है बरसों तक। हमने वहाँ पर इनकी बहुत क्रिएटिव काम देखे। अब बात एक बहुत स्पष्ट सी ये है कि कलाकार का उद्देश्य क्या होता है। जीता तो मजदूर भी है और अफसर भी है और सैनिक भी है, सब जीते हैं अपने अपने प्रोफेशन के साथ में। तो अगर उसने कला व्यवसाय अपनाया है तो उसको जीने का अधिकार तो है, लेकिन उसका मूल ध्येय क्या है? एक कलाकार का मूल ध्येय होता है अभिव्यक्ति करना, और अभिव्यक्त वो तब करता है जब उसके आसपास जो कुछ भी हो रहा है उसको वो देखता है और अपने मन में क्या रिएक्शन हो रहा है उसको अपने माध्यम के द्वारा लोगों के सामने लाता है। जो गौरी में आज भी आप देख सकते हो कि गौरी के कलाकार, जिस तरह से लई भाई ने कहा कि गौरी के कलाकार जो है कहीं पर मांगते नहीं है, कहीं आके प्रस्तुति नहीं करते हैं, वो उस गांव में जाते हैं जहां उनकी बेटी, उस गांव की बेटी ब्याही हो, और उस गांव में जब वो परफॉर्मेंस करते हैं तो सारी पब्लिक उनके साथ होती है, उनके पहरावनी करते हैं, कपड़े वगैरह पहनाए जाते हैं, उनका खाना आज ये घर खिलाएगा, आज ये घर खिलाएगा, आज ये घर, उनकी हर ज़रूरत को वो पूरा करते हैं, तो वो निश्चिंत होते हैं और तब वो अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं। और मानिए, मैंने तो अपनी आँखों से देखा है कई गौरी में, क्योंकि हम लोगों ने, मैंने और भानु भारती जी ने मिलकर एक फ़िल्म बनाई थी 16 mm की, कोई 82-83 के आसपास। उस फिल्म में के समय में हम जब साक्षात्कार करते थे इन लोगों के साथ में, देखते थे कि कैसे करंट टॉपिक उठा रहे हैं। मेरे हाथ में कैमरा था और एक जो बुढ़िया आता है, आके कहता है कहीं कर रहा हो, कहीं वास्ते आया, तो दूसरा बोलता है फोटो पाड़बा बम्बई से। अब ये उनकी स्क्रिप्ट में नहीं है, लेकिन उनको फोटोग्राफर कैमरा हाथ में देखे बड़ा नया आदमी नजर आया कि ये फोटो पाड़ रहे हैं हमारा। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये कई बार बहुत जटिल भी हो जाता है। अब आप एक तो बम्बैया फिल्म देखिए, एक सतीश रे की फिल्म देखिए, तो उसमें फ़र्क तो हुआ। इसी तरह चित्रकला में भी यही हाल है और सारी प्रेक्षीय प्रस्तुतियों में भी ये हाल है कि उसमें जटिलता भी होती है। अब ये जटिलता जो होती है, इसको समझने के लिए हमारे को बच्चों से ट्रेन करना पड़ता है, बच्चों के समय से लेकर, जिसमें सालों लगते हैं। और ये दायित्व है सरकार का, म्यूजियम्स बनाना, प्रेक्षागृह बनाना, स्कूलों में कला शिक्षा जो है इंट्रोड्यूस करना। और जो कला शिक्षा की दुर्दशा है पूरे के पूरे देश में है, आप उसको अभिव्यक्त नहीं करने दे रहे हैं। एक बच्चा अगर डूडलिंग करता है तो उसका टीचर पीटता है कि देख पहाड़ ऐसे होता है, तू जो बना रहा है वो नहीं, और उसकी अभिव्यक्ति को तो आप वहीं क्रश कर देते हैं पूरी की। तो हमारी एजुकेशन में रिफॉर्म की ज़रूरत है,
हमारी सरकार को इस बात पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि संस्कृति जो है वो मुख्य धारा का पार्ट कैसे बनेगी, वरना हम सड़क पे चलते हुए मिसबिहेव करते हैं हमारे लोग, हमारे शासक वर्ग के लोग, हमारे आम आदमी, हमारी पुलिस, वो कितनी सुसंस्कृत है ये आपके सामने वैसे ही बहुत क्लियर है। देखिए, मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा अगर थोड़ा सा समय है तो, वो ये कि कला जो है अभिव्यक्ति का माध्यम तो है ही है, लेकिन कला हमेशा रूटीन से अलग हट करके होती है। जो सामान्य चीज़ है उससे बिल्कुल अलग हट के होती है, और उससे अलग हटने के लिए भी कलाकार को पता नहीं कितनी रिसर्च, कितना शोध करना होता है। मैं जैसे संगीत की बात करता हूँ तो जो पारखी संगीतज्ञ होता है उसको जब तक कि सारे राग, सारे ताल या सातों सुरों के बारे में कमांड ना हो तब तक वो चीज़ें नहीं कर पाता। लेकिन इसमें भी वो आदमी आगे बढ़ता है जो इन सारे राग ताल के साथ जबकि पूरी तरीके से जानता है, और जानने के बाद में वो उसमें एक्सपेरिमेंट के तौर पे तोड़ता है और वापस आता है और किसी तरह सम पे आता है, तो उसको एक्सपेरिमेंट माना जाता है और उसको लोग कला कहते हैं। तो हर एक कला के साथ में शोध जरूरी है, चिंतन जरूरी है, मनन जरूरी है, और चिंतन मनन शोध आदमी तभी कर सकता है जब वो पेट भरा हुआ हो। पेट भरा हुआ हो। जी। अगर पेट खाली होगा तो उसकी सबसे पहली चिंता तो ये रहेगी कि पेट के लिए कुछ साधन इकट्ठे कर लिए जाए। जी। तो आर्ट ऑफ, जब ये कला का जो जो क्या बोलते हैं कि भाई का पूरा नमूना या कि कला का एक पूरा एक अच्छा कला पीस जो है वो तभी हो सकता है जब आदमी बिल्कुल गहराई के साथ में डूब करके सिर्फ उस कला में ही ध्यान दे, बाकी चीज़ों में ध्यान ना दे। ये सारी चीज़ें तभी हुई है। राजा रवि वर्मा की बात ले लीजिए आप, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने यही तो किया है, या जितने कलाकार हुए हैं। तो इसलिए जो है उसको कोई ऐसी जगह तो चाहिए ही जहाँ शांति से सिर्फ यही काम कर सके कि उसको ये ना लगे कि भाई मुझे मेरे बच्चों के लिए शाम की रोटी का इंतज़ाम करना है। तभी कोई एक अच्छा सा आर्ट पीस बन सकता है, नहीं तो बड़ा मुश्किल काम है। लईक हुसैन और शैल चोयल, आपका हृदय से आभार।